नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है, जो अब तक दिल्ली भी पहुंच गई है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का डेटा उपलब्ध कराने में नाकाम है। साथ ही कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर फॉर्म भरने में गलती कराई। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये से 2 से 3 लाख किसानों को भी किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। गलतियों के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने कहा कि किसानों के साथ राज्य सरकार साजिश और धोखा कर रही है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किसानों की डिटेल मुहैया नहीं करा रही है राज्य सरकार। किसान सम्मान निधि अब किसानों के अपमान और किसानों की उपेक्षा की निधि बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि यदि किसान सम्मान निधि में इस तरीके से हितग्राही किसानों को वंचित करने का खेल चलता रहा तो केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के किसान उखाड़ फेंकेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कि खातों में जब किसानों के पैसे नहीं जाएगा तो हम केंद्र की सरकार को बदनाम करेंगे। ये षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो राज्य सरकार है, जो कांग्रेस है, वो किसानों के प्रति हमदर्दी बताती है, लेकिन किसानों को केंद्र की सरकार का लाभ न मिल पाए, इसका षड्यंत्र भी राज्य की सरकार, राज्य की कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो मुद्दा बड़ा है। दरअसल 2018 में योजना की शुरुआत हुई थी। 2 साल पहले जब योजना की शुरुआत हुई तो जोर शोर से इसका प्रचार किया गया कि 6,000 रुपए 3 किश्तों में, यानी कि 2,000 रुपए हर किश्त में किसानों के खाते में पहुंचेंगे। 27 लाख किसानों ने छत्तीसगढ़ में खुद को रजिस्टर्ड कराया। लेकिन आलम यह है कि अब चौथी किश्त आते आते लाभार्थी किसानों की संख्या महज 2 लाख बची है, जो कभी 22 लाख किसानों की संख्या हुआ करती थी। तो किसान क्या बीतते वक्त के साथ गड़बड़ियां कर रहे हैं? अगर वो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ी कराई जा रही है? अगर गड़बड़ी हो भी रही है तो क्या अधिकारी उसे दुरुस्त नहीं कर रहे? गलती राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, एक दूसरे पर लीपापोती हो रही है, अवार पलटवार हो रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 8:30 बजे आपकी आवाज में यही मुद्दा है। हमारे साथ जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक अब वित्त विभाग ने हटा ली है, जिसके बाद अब करीब 14,500 टीचर्स की भर्ती हो सकेगी। दरअसल प्रदेश में 14,580 टीचर्स की भर्ती होनी है, जिसको लेकर दोबारा अनुमति के आवेदन पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है और अब रुके हुए सत्यापन के काम पूरे होंगे। साथ ही मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग होगी। खबर है इन टीचर्स का प्रोबेशन पीरियड 3 साल का होगा। आपको बता दें कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने शिक्षकों की भर्ती संबंधी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर सवाल उठाते हुए कहा, रमन सिंह बताएं कि इन पदों पर भर्ती कब होगी। प्रदेश सरकार के द्वारा 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। बहुत जल्द तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इन रिक्त पदों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है निश्चित तौर पर से निभाती है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछना चाहती है कि केंद्र में जो 30 लाख रिक्त पद हैं उनमें अब नियुक्ति के लिए क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे? क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र के 30 लाख में 3 लाख पद प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को दिलाने का प्रयास करेंगे? यह बात की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को देनी चाहिए। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में नर्सिंग स्टाफ ने हंगामा खड़ा कर दिया है। अस्पताल की नर्स कोविड ड्यूटी के बाद क्वारंटीन में नहीं भेजे जाने का विरोध कर रही है। नर्सों की मांग है कि ड्यूटी के बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें 15 दिन क्वारंटीन में भेजा जाए। कहीं ना कहीं हमारा भी कोविड पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए हमारा कम से कम टेस्ट हो, क्वारंटाइन दिया जाए और अगर इतना लगातार ड्यूटी है तो हमको
राजधानी रायपुर में मौजूद राजभवन में 47 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 दिन में 47 सुरक्षा कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि राजभवन में ड्यूटी के लिए बाहर से जवान बुलाए गए थे। उनमें से 38 जवान और राजभवन के 9 सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि अगस्त में भी राजभवन में बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमित मिले थे। खबर है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके छिंदवाड़ा स्थित अपने घर में होम आइसोलेशन में हैं। छत्तीसगढ़ का राजभवन कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। राजभवन में एक साथ 47 सुरक्षाकर्मी संक्रमित आए हैं। आपको बता दें कि अगस्त से लेकर सितंबर तक राजभवन में काम करने वाले कर्मचारी समेत राज्यपाल के सचिव भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद बटालियन से 47 सुरक्षाकर्मियों को राजभवन की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। लेकिन एक साथ ये तमाम सुरक्षाकर्मी संक्रमित हो गए हैं। सभी सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजेशन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आखिर संक्रमण क्यों फैल रहा है राजभवन में, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले 2 महीनों से आम भेंट मुलाकात पर भी रोक लगी है। यहां तक कि खुद राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में होम आइसोलेशन पर हैं। देखना ये होगा कि इस बढ़ते संक्रमण से राजभवन को कब तक छुटकारा मिल पाता है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। दुर्ग जिले में एक बार फिर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर स्पेशल कमेटी बनाकर खामियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जिले में अब 2000 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 1000 बेड खाली है। वहीं 40 लोगों की रैपिड एक्शन टीम बनाई गई है, जो कोविड पर तत्काल एक्शन लेगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले दिल्ली से नेशनल डिजीज कंट्रोल की टीम दुर्ग पहुंची थी। टीम ने कोविड अस्पताल में कई तरह की खामियां पाई थी। अब उन्हीं खामियों को दूर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का मृत्यु हुआ है, जो कुछ अन्य कोमॉर्बिडिटी उनको थी। बाकी अगर हम लोग रिकवरी रेट देखें और मृत्यु दर देखें तो जो औसतन दर है उसी रेंज में मृत्यु दर भी है। तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी किसी भी प्रकार के संदेह में नहीं रहना चाहिए। पूरी प्रक्रिया जारी है और पूरा प्रशासन उसके लिए तैयार है। टीम नियुक्त की गई है कोविड मैनेजमेंट को रिव्यू करने के लिए। इसमें हम लोग आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट को टच करेंगे। रायपुर का भ्रमण हम लोगों ने किया है और आज दुर्ग में है, तो हम लोग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है कोविड मैनेजमेंट। क्या नॉर्म्स है, जो गाइडलाइन है, जिसके तहत पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में, स्टेट गवर्नमेंट साथ में फाइंडिंग शेयर करेंगे। हम लोग फॉर्मलाइज करेंगे सारा। जब फाइनल रिपोर्ट होगा तो हम लोग शेयर करेंगे उस साथ। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वो 2nd बटालियन में तैनात थे। बताया जा रहा है कि गादीरास स्थित कैंप में जवान ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। वो कर्नाटक के रहने वाले थे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सुकमा की तस्वीरें, जहां गादीरास स्थित कैंप में एक जवान ने खुदकुशी कर ली, खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। कर्नाटक के रहने वाले थे मृतक जवान। जांजगीर चांपा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारकर एक सब इंजीनियर को 20,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा है। सब इंजीनियर के साथ उसका सहयोगी भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। सब इंजीनियर ने मुड़पार ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्य के मूल्यांकन की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 20,000 की रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। निवेदन करते थे कि सर मूल्यांकन कर दीजिए। तो मूल्यांकन के एवज में इंजीनियर साहब है सुमित राजपूत जी है बार बार मोला पैसा के मांग करे। मैं एक शिकायत करें एंटी करप्शन ब्यूरो ला, उमन मोला मार्गदर्शन दी। अब आज मोर से पैसा लेते रही जिला एंटी करप्शन ब्यूरो वाला मन रंगे हाथ पकड़ीन है। रिश्वत की रकम 40,000 के एवज में 20,000 रुपये दिए जाने पर सहमति तय हुई। तो उस पर से जो एसीबी बिलासपुर की टीम के द्वारा जाल बिछा के और सुमित राजपूत, जो कि अपने ही प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार रात्रे के माध्यम से पैसा लिया, उनको दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करके न्यायालय पेश किया जा रहा है।
बिलासपुर में कोरोना अस्पताल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। शिकायत करने वाली युवती कोरोना पेशेंट है। मामला तार बहार थाना क्षेत्र के महादेव अस्पताल का है। युवती का आरोप है कि गंभीर हालात होने की वजह से उसे अलग वार्ड में रखा गया था। परिजनों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, जिसका फायदा उठाकर सफाई कर्मी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां वहां के सफाई कर्मचारी द्वारा उसको बेइज्जती करने की नीयत से छेड़खानी कर दिया। प्राथमिक रिपोर्ट से अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरिया जिले के बरौता गांव में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहां बरौता गांव में झाड़ फूंक की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों को बहकाया जा रहा है कि जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएगा उसे कोरोना बीमारी छू तक नहीं पाएगी। हर सोमवार को यहां भीड़ उमड़ती है और तथाकथित बाबा के अंधविश्वास की खुराक पिलाई जाती है। दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसा और नारियल लिया जाता है। आप तस्वीर में भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इनमें से किसी ने ना तो मास्क पहना है, ना ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है। इसी विश्वास से सभी को काफी दया लेकिन आज ये पढ़ी काफी दया आज यहाँ न पढ़ी आगे तो रखा हुआ घर में। एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं, दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने की बात करते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रामीण इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं की आस में सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरिया के मनेन्द्रगढ़ तहसील के सारसताल गांव में रहने वाली पंडो जनजाति की। यहां 4 वार्ड में पंडो जनजाति के लगभग 400 लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते ये लोग आज भी आजादी से पहले की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ना तो यहां सड़क है, ना बिजली, ना पानी, ना स्वास्थ्य सेवाएं और ना ही स्कूल। बरसात के मौसम में इन गांवों का संपर्क दुनिया से टूट जाता है। ऐसे में अगर कोई बीमार हो गया तो भगवान भरोसे ही उनकी जिंदगी बचती है। जनप्रतिनिधि यहां आते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने। चुनाव खत्म होने के बाद इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये जनजाति आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। शिकायत तो बहुत करन पर कोई भी नहीं सुने शिकायत में। तो चुनाव के समय नेता लोग तो आते होंगे। चुनाव के समय नेता बहुत वोट लेने के समय आते हैं। बोलते तो हैं बाकी दे तो नहीं रहे हैं। जैसे बरसात में ना 102 गाड़ी आ पाती है, ना 108, जैसे कुछ भी समस्या इमरजेंसी वाला रहता है वो भी नहीं लाभ उठा पाते हैं जो सरकार के अनुसार से है। तो आप लोग इसके लिए मांग किए किसी से? जी हाँ। किससे मांग किए थे? बोलती सरपंच से किए हैं और कहीं कहीं दिए हैं, मतलब कि अभी तक बन नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? कुछ बोल भी नहीं कर रहे, पता नहीं चलता है। नारायणपुर जिले में सुलभ शौचालयों का निर्माण तो हो गया, लेकिन बनवाए गए 4 सुलभ शौचालयों में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल हो रहा है। बाकी के 3 शौचालयों में सालों से ताला लटका हुआ है। इस पूरे मामले पर नगर पालिका के सीएमओ मोबिन अली ने कहा कि न्यू बस स्टैंड में पीडब्ल्यूडी और आरईएस विभाग में 3 सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगर पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बस संचालन शुरू होने पर विभागों से बातचीत कर शौचालय का उपयोग शुरू कराया जाएगा। अभी वर्तमान में वो संचालित नहीं है और ये जो अन्य विभाग, अन्य एजेंसी द्वारा जो बनाए गए पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो ये नगर पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया। तो मेरी जो कोशिश रहेगी तो उसको प्रारंभ करवाने की, ताकि वो जो इतनी महंगे लागत के जो शौचालय बने हैं उसका जीर्णोद्धार करके उसे मैं शुरुआत कर सकूँ, यूज में ला सकूँ।